नमस्कार। आपने ठीक समझा। आज फिर मैं अज्ञेय जी के विषय में आपसे कुछ गुफ्तगू करने उपस्थित हुई हूँ। सांस का पुतला हूँ मैं, जरा से बंधा हूँ मैं, मरण को दे दिया गया हूँ मैं, पर जो एक प्यार है ना, उसी के द्वारा जीवन मुक्त मैं किया गया हूँ। यह अज्ञेय की ही उक्ति है। यायावरी अज्ञेय के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। इनका साहित्य अनेक प्रकारों के विवादों से ग्रस्त रहा है, लेकिन आज भी इनका व्यक्तित्व, कृतित्व, विविधता, जीवन शैली, चिंतन, भाषा शैली आदि शोधार्थियों के लिए अत्यंत ही रुचिकर विषय बने हुए हैं। तो शेखर एक जीवनी श्रृंखला के माध्यम से मैं यहाँ शेखर के विविध पहलुओं पर आपसे रूबरू हो रही हूँ। आज पुनः मैं उसके जीवन दर्शन और उसकी स्वतंत्रता की खोज पर परिचर्चा करने को उपस्थित हूँ। तो आइए चलते हैं अब कक्षा की ओर। हिंदी साहित्य की गद्य विधा में शेखर एक जीवनी सर्वाधिक चर्चित रचना है। यद्यपि अज्ञेय की यह कृति एक नूतन एवं मनोविश्लेषणात्मक प्रयोग के रूप में उपस्थित हुई, तथापि आलोचकों के लिए यह एक विवाद की कृति बन गई। जो भी हो, इस कृति के पक्ष या विपक्ष में प्रशंसा अथवा निंदा दोनों बेमानी है, क्योंकि इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है कि अज्ञेय की स्वतंत्रता इस उपन्यास के लिए प्रतिपाद्य है। शेखर तथा अज्ञेय ने शेखर के माध्यम से आधुनिकता को स्वीकारा, स्वतंत्रता को स्वीकारा और इस उपन्यास के संदर्भ में उसे स्पष्ट करने के लिए पहले यहाँ पर आधुनिक या स्वतंत्रता के शब्द को मैं लेना चाहूँगी। तो आधुनिक शब्द का अर्थ है एक समय सापेक्ष के अर्थ में, और दूसरा है वर्तमान युग बोध के अर्थ में, और तीसरा है विचार परक अर्थ में। वस्तुतः नवीन भावों के उन्मेष को ही आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता के विषय में चर्चा थोड़ी आगे भी होगी। आधुनिकता एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो प्राचीन और मध्ययुगीन विचार पद्धति से भिन्न एक नए जीवन दर्शन का बोध कराता है, तथा यह दृष्टिकोण प्राचीन और मध्ययुगीन की अपेक्षा भिन्न इसलिए होता है कि इसमें इतिहास बोध की प्रधानता रहती है। आधुनिकता की धारणा का मूलाधार ऐतिहासिक चेतना है, जो अपने पर्यावरण के प्रति निश्चित रूप से सजग रहता है। यहाँ आधुनिकता का बोध होने पर कल्पना और आदर्श का आकर्षण कम हो जाता है, नवीन के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। जीवन दृष्टि व्यावहारिक एवं यथार्थपरक हो जाती है। भावुकता के स्थान पर विवेक का नियंत्रण बढ़ जाता है, और वर्तमान प्रभाव के कारण सामान्य दृष्टिकोण क्रमशः बौद्धिक हो जाते हैं। परंपरागत संस्कार और परिस्थिति के विरोध में आधुनिक चेतना का विकास होने लगता है। जीर्ण शीर्ण पुरातत्व का त्याग, संशोधन तथा पुनर्मूल्यांकन की पद्धति से नए रूपों के विकास की आकांक्षा और नवजीवन के विकास हेतु नवीन प्रयोग के प्रति आग्रह यहाँ अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार यदि स्वतंत्रता से पहले आधुनिकता की प्रक्रिया देखी जाए तो यह गतिशील है, जिसके मूल में वैज्ञानिक जीवन दृष्टि है, जो पुरानी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए बाध्य होती है। प्रत्येक उपन्यास में
आधुनिकता का साक्षात्कार अपने अपने स्तर पर हुआ है। आज के उपन्यास की विकास यात्रा प्रायः दो दिशाओं में उपलब्ध हैं। एक दिशा में वैसी कृतियाँ जिनमें जीवन और जगत का चित्रण, मूल्यांकन प्रायः समष्टि सत्य और समष्टि यथार्थ, समष्टि मंगल आदि के धरातल पर हुआ है, और दूसरी दिशा में वे कृतियाँ हैं जिसमें जीवन और जगत को आंकने तथा परखने की कसौटी प्रायः व्यक्ति सत्य, व्यष्टि यथार्थ तथा व्यष्टि हित की है। अज्ञेय ने आधुनिकता की कसौटी को व्यष्टि सत्य के स्तर पर स्वीकार किया है। आधुनिकता की दिशा में अज्ञेय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन यही है कि उन्होंने पहली बार चरित्रों, अनुभूतियों और भाषा की जटिलताओं को पहचाना तथा इस जटिलता का बोध ही आधुनिकता की पहली शर्त है। शेखर का विद्रोह इसी अर्थ में सार्थक और आधुनिक है कि वह उस संवेदना का जन्मदाता है जिसके संदर्भ में समस्त पूर्व निर्मित एवं निर्धारित मूल्य तथा नैतिक बोध अजनबी हो जाते हैं। वह उन्हें उधेड़ कर ठीक उसी प्रकार देखना चाहता है जिस प्रकार बचपन में उसने शेर की खाल को उधेड़कर उसमें भरे हुए भूसे को बिखेर कर देखा था। प्रेमचंद के समष्टि मानव और अज्ञेय के व्यष्टि नव मानव अर्थात शेखर में यही मौलिक अंतर है। प्रेमचंद का मानव समाज आदर्श के लिए संघर्ष करता था, समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए व्यथित होता था। व्यक्ति की आंतरिक चेतना जब विद्रोह भी करती थी तो तत्काल संशोधित कर स्वयं को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ढाल लेती थी। किंतु अज्ञेय का शेखर प्रत्येक प्रश्न को नए सिरे से देखता है, हर अनुभव को नए स्तर से ग्रहण करता है। वह सामाजिक मूल्यों को न तो आलिंगित करता है और न उनकी ओर पीठ करके खड़ा होता है, बल्कि उन्हें उधेड़ कर देखना चाहता है। इसी अर्थ में शेखर एक जीवनी आधुनिकता को नया आयाम देने वाला पहला उपन्यास कहा जा सकता है। अज्ञेय का सही महत्व इस बात में है कि उन समस्त सवालों को जो साहित्य के संबंध में और साहित्य के संदर्भ में इससे पूर्व नहीं उठाए जाते थे, उन्होंने शेखर के माध्यम से उठाया। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में संवेदना का एक बृहत्तर संदर्भ प्रदान किया। सारांश यह कि आधुनिकता के संदर्भ की पहचान अज्ञेय से ही शुरू होती है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि शेखर में आधुनिकता की चुनौती को गहरे रूप में स्वीकार किया गया। इसे संप्रेषित करने के लिए शिल्पगत प्रयोग भी करने पड़े। इसलिए शेखर के निजी स्वर सम तथा विषम होने का आभास देते हैं। इनके स्वरों का घोर विरोध भी हुआ, क्योंकि उसमें व्यक्त आधुनिकता पाठक की चेतना के अनुरूप नहीं थी। इसके कथ्य नायक शेखर पर अनेक आरोप भी लगाए गए, जैसे शेखर घोर अहंकारवादी है तथा अराजकतावादी है, इसके सामाजिक दायित्व और नैतिकता का अभाव है, यह आत्मनिष्ठ एवं आत्मकेंद्रित है, यह नास्तिक तथा नियतिवादी है, इसका विद्रोह नपुंसक तथा निष्क्रिय है, इसकी क्रांति लक्ष्यहीन एवं दिशाहीन है। सगी बहन सरस्वती तथा मौसेरी बहन शशि भी इसकी यौनाकांक्षाओं का आकर्षण है। इस प्रकार की कड़ी आलोचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि शेखर का व्यक्तित्व असाधारण है और अन्य काल्पनिक कथानायकों से बिल्कुल ही भिन्न है। शेखर के जीवन की मूल संवेदना तथा भावना के संबंध में भी भारी मतभेद है, क्योंकि प्रत्येक आलोचक ने इसे अपनी दृष्टि से आंका है और आरोपित मूल्यों के आधार पर परखा भी है। यहाँ तक कि स्वयं लेखक का भी शेखर के विषय में अपना ही मत है।
इनका सूत्र रूप में कथन है कि शेखर का जीवन दर्शन आधुनिकता की खोज है। यह आधुनिकता की खोज है आखिर है क्या? इसका उत्तर भी हमें अज्ञेय के शेखर में ही खोजना होगा। यदि भारतीय नीति शास्त्र की दृष्टि से इसके चरित्र में स्खलन हुआ है, विशेषकर सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं की दृष्टि से, तो भी यह अनैतिक नहीं है। शेखर का शशि को चूमना अनैतिक हो सकता है, पर ऐसा मानना अत्यंत ही संकुचित दृष्टि का परिचायक हो सकता है, क्योंकि शेखर और शशि का प्रेम इतना सच्चा और पवित्र है कि इसके सामने नैतिकता के बाहरी नियम स्थिर ही नहीं हो पाते। और फिर यह कि अज्ञेय ने शेखर के माध्यम से रूढ़िगत नैतिकता का विद्रोह किया और आधुनिकता की चुनौती को स्वीकारा भी है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण लेखक के इन शब्दों में देखा जा सकता है। शेखर के स्वतंत्रता की खोज या कहें आधुनिकता की टूटती हुई नैतिक रूढ़ियों के बीच नीति के मूल स्रोत की खोज है। इससे स्पष्ट होता है कि मनोविश्लेषणात्मक विकास के आधार पर जो मैंने पूर्व की कक्षा में आपको बताने की चेष्टा की थी, शेखर का व्यक्तित्व विश्लेषण भी इस चिंतन धारा का परिणाम ही है। मनुष्य के नए स्वरूप का उद्घाटन अचेतन, उपचेतन और सचेतन मन से संबद्ध विचारधारा से होता है। शेखर के जीवन को संचालित करने वाली शक्ति को उसकी सहज बुद्धि में आंका गया है। वह बुद्धि उसकी थी, उसके उपयोग के लिए भी वह उसका था और वह मनचाहा उपयोग उसका करता था। वह जानता था कि जहाँ उसने अपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा मानी वहाँ उसने उचित किया, और जहाँ उसने बुद्धि को दूसरों से प्रेरित किया वहीं वह लड़खड़ा गया। यदि इस वक्तव्य को शेखर के व्यक्तित्व का एक सूत्र स्वीकार कर लिया जाए तो इसके व्यक्तित्व का अधिकांश भाग स्पष्ट हो जाता है। इसमें बौद्धिकता के प्रति अबौद्धिकता का विद्रोह परिलक्षित होता है, और इस तरह आधुनिकता की प्रक्रिया जिसके मूल में वैज्ञानिक दृष्टि है, उपन्यास में यहाँ क्रियाशील प्रतीत होता है। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिससे कि मैं अन्य पहलुओं से भी आपको रूबरू कराती रहूं और अगली कक्षा के लिए एक नया आयाम लेकर आप तक उपस्थित हो सकूं। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।